Welcome, sir. Thank you. Uh, this evening we have with us renowned career guru, Mr. Dinesh Nagpal. Uh, he's in between a session of a seminar on NTSC. Sir, talking about the NTSC exam, so what is the benefit of taking NTSC exam for students at school level? Sudhir ji, I would like to thank मेरा देश चैनल फर्स्ट फॉर दिस अवेयरनेस। ठीक है, सिंपल सी साधारण सी बहुत बात है। NTSC का फुल फॉर्म है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। जैसे मैंने अभी सेमिनार में भी पेरेंट्स को बताया कि स्कूल लेवल की अगर हम बात करते हैं, दैट इज़ प्रॉबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई थिंक नंबर वन एग्जाम एज फार एज स्कूल लेवल इज कंसर्न, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द वेरी रेयर एग्जाम्स विच इज़ कंडक्टेड बाय NCERT। बाकी जो एग्ज़ाम्स हैं और बॉडीज़ कंडक्ट करती हैं, पर NTSC NCERT ही कंडक्ट करता है। दूसरा, इस एग्ज़ाम को डिज़ाइन इस ढंग से किया गया है जस्ट टू इंश्योर कि जो फ्यूचर लीडर्स हैं हमारे देश में इन फील्ड ऑफ एजुकेशन, दैट इज़ इंजीनियरिंग और मेडिसिन और लॉ और सिविल सर्विसेज, आप देखिए बहुत सारे लोग जो अकेडमिकली बहुत सक्सेसफुल हैं वो ऐसे रहे हैं जिनका बैकग्राउंड कहीं ना कहीं से NTSC स्कॉलर रहा है। So it's a very relevant exam. One, it is designed very well. Two, it gives the child at a school level to understand himself or herself at a macro level. क्योंकि अगर हम बात करते हैं बच्चा स्कूल के अंदर 200, 400, 500 लोगों में कम्पीट करता है, बट व्हेन आई टॉक अबाउट NTSC इट गोज इनटू अ ह्यूज नंबर। सो फर्स्ट हर्डल जो होता है दैट इज़ अ स्टेट लेवल। सो वन, ही हैज़ टू बिकम अ स्टेट चैम्पियन, स्टेट विनर। आफ्टर स्टेट विनर देन ही हैज़ टू गो टू नेशनल। इनफैक्ट अभी तो थोड़ा सा चेंज आ गया जो मुझे लगता है अच्छा नहीं हुआ है। पहले NTSC के इस एग्ज़ाम के बाद, स्टेज 2 के एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू भी हुआ करता था, तो उससे मैं बहुत बड़ा फ़ायदा मानता था, क्योंकि उससे बच्चे का रिटन एबिलिटी एंड पर्सनालिटी एबिलिटी, क्योंकि अगर इंटरव्यू होगा इतने बड़े लेवल का तो बच्चे को स्वाभाविक तौर से तैयारी करनी पड़ेगी। जब तैयारी करनी पड़ेगी तो आज ही, चाहे वो आज से 5 साल बाद IAS की इंटरव्यू में बैठे या कैट देकर MBA के इंटरव्यू में बैठे या किसी भी तरह के इंटरव्यू में, बैंक PO वट एवर इट में भी, राइट, इन डिफरेंट सिचुएशन, and it would be very helpful. But still, the fact remains, the relevance of test is actually increasing with time rather than decreasing. And I personally feel that taking this test to 10th in NCERT is actually a very progressive step. When I took it to 8th, I found it was a retrograde step. But right now, I think बहुत progressive सोच है। और दो अच्छी चीज़ें इस साल हुई हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में। पहला, IIT JEE की जगह पर जो ISET अनाउंस किया गया, दैट इज़ आई थिंक ए वेरी पॉजिटिव स्टेप फॉर आवर एजुकेशन सिस्टम, एंड NTSC ऑल्सो कमिंग बैक टू 10th इज़ अ वेरी पॉजिटिव स्टेप। सर, रिगार्डिंग प्रिपरेशन, जो इसकी तैयारी है NTSC एग्ज़ाम की, तो बच्चे को पेरेंट्स या स्कूल में या जहाँ भी वो पढ़ने के लिए जाता है, किस तरह से मोटिवेट किया जाए और उसको किस तरह से समझाया जाए कि उसको भविष्य में जो हायर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें इसका ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और जैसा आपने अभी सेमिनार में बताया सेशन में कि जो IIT के या दूसरे एग्ज़ाम्स हैं उनको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि जो NTSC एग्ज़ाम है उसी लेवल पे आगे उसका डेवलपमेंट होता है। देखिए, पहली बात एक बात समझ लीजिए, चूँकि एक साधारण टेस्ट नहीं है और साधारण कैपेबिलिटी का टेस्ट नहीं है, तो इसकी तैयारी भी साधारण तरीके से नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें मेंटल एबिलिटी के 90 क्वेश्चन हैं। देखिए, आप टेस्ट का डिज़ाइन मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग को स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड या सब्जेक्ट नॉलेज के बराबर महत्व दी गई है। मेंटल एबिलिटी में 90 सवाल है, स्कॉलिस्टिक टेस्ट में 90 सवाल है, और टाइम बाउंड है। अब तक बच्चे को 9वीं 10वीं की स्टेज पर ऑब्जेक्टिव टाइप या जिसको हम वैकल्पिक सवाल, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले कहते हैं, उसकी आदत नहीं होती। टाइम मैनेजमेंट का मालूम नहीं होता, टाइम कैसे मैनेज करना है। तो वो सारी तमाम चीज़ें उसको ध्यान में रखते हुए पहला इसमें स्टेप है, 2 चीज़ों में टेस्ट है, मेंटल एबिलिटी और स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड। तो मेंटल एबिलिटी खास तौर से बच्चा बिल्कुल अनभिज्ञ होता है, तो पहले उसको बेसिक ऑफ रीजनिंग, जिसमें सीरीज़ है, कोडिंग है, डिकोडिंग है, सीक्वेंस है। मुझे लगता है कि अगर एक बच्चे को हम, जैसे जो सुडोकू खेल होता है, अगर बच्चा वो सुडोकू खेल शुरुआत में खेलना शुरू करे, वो अपने आप में बड़ा मेंटल चैलेंज है। पजल्स जो होती हैं, जो हमारे पुराने ज़माने में जिसको पहेलियाँ या बुझारते बोलते हैं, वो भी अगर आप देखें तो हमारा पुराना एजुकेशन सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो बुझारते भी एक तरह का मेंटल लॉजिकल रीजनिंग है। लेकिन इसमें चूँकि विजुअल रीजनिंग भी है, नॉन वर्बल, यानी कि पिक्चर के माध्यम से आपको
5 पिक्चर हैं जिसमें बताना है कौन सी अलग तरह की दिखती है। तो तमाम तरह के जो स्किल हैं बच्चे के, दैट इज़ द स्पेटियल स्किल्स और दी the skills of mind and as well as the mind eye coordination, वो सारा का सारा, that means it needs lot of practice। बच्चे में किसी में कैपेबिलिटी कम होगी एक से दूसरे से नहीं। जो फ़र्क NTSC स्कॉलर्स और नॉन NTSC स्कॉलर में मात्र एक होता है, निरंतर अभ्यास एंड कॉन्सेप्ट को अगर नहीं समझ में आ रहा तो उसको बार बार करना। फिर अगर हम स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड पर आते हैं तो 35 सवाल उसने साइंस के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, 20 सवाल मैथ्स के लिए, 35 क्वेश्चन SST के। इसका अर्थ यह है कि NCERT भी हमको ये संदेश देना चाहता है कि कोई भी सब्जेक्ट का महत्व किसी भी सब्जेक्ट से कम नहीं है, राइट। तो निश्चित तौर से पहला काम है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। और NTSC ने चूँकि देखिए, हालांकि 10वीं का पेपर है लेकिन सिलेबस स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, ये नहीं बोला हुआ कि ये सब्जेक्ट आएंगे। हम ये मानते हैं कि 9वीं 10वीं का कॉन्सेप्ट है। तो मान लीजिए 10वीं का फिजिक्स का कोई चैप्टर है, तो मैं ये नहीं मान सकता कि उसमें जो थोड़ा सा हायर लेवल का एप्लीकेशन है वो नहीं आएगा। तो ये सारे मापदंड एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से कैसे तैयारी की जाती है, वो मापदंड नज़रिए में रख के फिर इसकी तैयारी करनी चाहिए। और दूसरी बात, निरंतर अभ्यास इसके की है। और मैं ये जानता हूँ कि जो बच्चा NTSC की अच्छी से तैयारी करता है वो अपने स्कूल और बोर्ड एग्ज़ाम दोनों में बेहतर है। सर, जो आप एक जागरूकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं अमंगस्ट पेरेंट्स, माँ बाप के जहन में और बच्चों के जहन में कि जो NTSC एग्ज़ाम है और एक और आपने एग्ज़ाम बताया विच इज़ फ्रॉम सेकंड टू जी NCTSC, नेशनल साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। सुधीर जी, इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे इम्तिहान हैं और ये हमारा दुर्भाग्य है हिसार शहर का, कह लीजिए हरियाणा का, कि हमें इस बारे में बिल्कुल अज्ञान है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हम हिसार के लोग, शहर के लोग या हरियाणा के बहुत सारे लोग अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा, बहुत आगे बढ़ा हुआ मानते हैं। पिछले साल NTSC में हरियाणा में से जो 90 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनमें से एक भी छात्र इस शहर का नहीं था, नॉट अ सिंगल स्टूडेंट, सो कॉल्ड वेरी बिग एजुकेशन सिस्टम इन दिस। जबकि महेंद्रगढ़ जैसे छोटे शहर से 25 बच्चों का NTSC में सिलेक्शन हुआ। इसका अर्थ क्या है? क्या आपको लगता है कि बच्चा सीधा NTSC के अलावा और टेस्ट नहीं देगा? देना ही पड़ेगा। और एक नहीं, जैसे साइबर ओलंपियाड मैंने बताया, इंडियन इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड है, और जो बच्चा NTSC कर लेता है उसके बाद 11वीं में एक बहुत शानदार और पेपर होता है जो साइंस के स्टूडेंट्स के लिए होता है, किशोर वैज्ञानिक पुरस्कार योजना। अब जो बच्चे NTSC किशोर वैज्ञानिक पुरस्कार योजना इस तरह के टेस्ट का लेवल क्लियर करते हैं, निश्चित तौर से आने वाले समय में उनका करियर बहुत सुरक्षित है। काफ़ी पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारा बच्चा तो मीडियोकर है, तो लाखों बच्चों में उसका कोई रैंक तो आएगा नहीं, कोई स्कॉलरशिप तो लगेगा नहीं, तो व्हाट इज़ द बेनिफिट, आगे बच्चे ने पता नहीं क्या करना है। तो आप उनको किस तरह से समझाएंगे कि जो उसमें डिफरेंट सेक्शंस हैं, उसकी जो बच्चा ज़्यादा नहीं तो 2-4 महीने भी तैयारी करता है एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में, या अगर पेरेंट्स समय दे सकते हैं या बच्चा खुद ही इतना होशियार है या उसका एक सर्कल है, तो वो चीज़ें उसको भविष्य में उसके करियर में या उसकी डिफरेंट, जब वो इवन एक पर्टिकुलर प्रोफेशन में चला जाता है उसके बाद भी उसमें एग्ज़ाम्स होते हैं। देखिए, बिल्कुल साधारण सी बात है, मेंटल एबिलिटी 90 सवाल आप एग्ज़ाम उठा लीजिए। IIT में ऐसा माना जा रहा है इस साल मेंटल एबिलिटी आएगा। चलिए एक बार IIT को हम साइड पर कर देंगे। लॉ एंट्रेंस 50% पेपर मेंटल एबिलिटी में लगा देते हैं। सिविल सर्विसेज CSAT, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जो NTSC के अंदर रीजनिंग के सवाल हैं उसका वो CSAT यानी कि प्रीलिम्स परीक्षा के लगभग 50% करते हैं। बैंक PO, बैंक क्लर्क, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई भी ऐसी नौकरी जिसका एंट्रेंस टेस्ट होता है उसमें जो रीजनिंग का लेवल NTSC का है, आप किताब उठाकर देखिए, पेपर उठाकर देखिए, हूबहू आज ये बच्चा जो NTSC का बैंक जब पेपर की मेंटल एबिलिटी है वो बैंक PO या SSC जो इंडियन फॉरेन सर्विस और इसके लिए होता है उसके बराबर लेवल का है। सिविल सर्विसेज में इसका 50 to 60% एप्लीकेशन। 1 MBA एंट्रेंस, बहुत सारे बच्चे जो इंजीनियरिंग करते हैं वो इसके अंदर काम आता है। दूसरी बात, एजुकेशन का जो स्कॉलिस्टिक पर आ जाइए तो वहाँ पर कॉन्सेप्ट आ रहा है। अब जहाँ तक रही मीडियोकर की सवाल, देखिए मैं मानता हूँ कोई बच्चा मीडियोकर नहीं होता। एक सिंपल सा, एक साधारण सा आपको मैं मज़ेदार बात बताता हूँ, एक्सपोजर। मैं आपको एक इससे कहावत, एक अपने कॉलेज लाइफ का एक किस्सा सुनाता हूँ। हमारी क्लास में एक लड़का था और बहुत सारी 5 लड़कियाँ भी पढ़ती थी हमारी क्लास में। तो उसने कहा मुझे X से प्यार है, ही फेल इन लव विद हर। 3 साल बाद जब हम ग्रेजुएशन करके निकले, बोला नहीं अब मुझे इससे प्यार नहीं है। मैंने कहा क्या हुआ?
बोले यार जब हम क्लास में पढ़ते थे तो मैं 5 को जानता था, अब मैं बहुत सारी को जान के मुझे पता लग गया, राइट। सो द पॉइंट इज एक्सपोजर नहीं है। हमें कैसे पता लगेगा बच्चा मीडियोकर, हमने उसको एक्सपोजर का मौका नहीं दिया। ये सोचकर क्या कोई भी खिलाड़ी मैदान में ये सोचकर जाता है कि वो सामने वाला, क्या ब्रेटली के सामने, ब्रेटली की गेंद दिखाई नहीं देती है तो क्या ब्रेटली के सामने लोग बैटिंग करना छोड़ देते? हरभजन सिंह या लोअर ऑर्डर के बैट्समैन भी पूरी कुव्वत और ताकत के साथ बैटिंग करते हैं। तो मैं नहीं मानता कोई स्टूडेंट मीडियोकर होता है। हर स्टूडेंट का अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रतिभा है और समाज इसका पूरा गवाह है। वकील के बिना काम नहीं चल सकता, डॉक्टर के बिना काम नहीं चल सकता, शॉपकीपर के बिना काम नहीं चल सकता, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बिना काम नहीं चल सकता, यू पीपल लाइक यू, आपके बिना भी काम नहीं चल सकता। तो आपका मतलब ये है कि जो मेरा मतलब ये है कि जो रास्ता है वो बच्चे को सही तरीके से दिखाना और उसको उस पर एनकरेज करना। देखिए, अगर कोई छात्र फुटबॉलर है, हॉकी प्लेयर है, बैडमिंटन प्लेयर है, क्रिकेटर है, इस तरह का वो देश, हम अपने प्रदेश की या देश का नाम रोशन करेगा और उसकी पढ़ाई इग्नोर होती है, वो पढ़ नहीं पाता है, मुझे समझ में आता है। कोई बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड तबला बजाता है, म्यूज़िक में बहुत एक अलग तरह की प्रतिभा है, वो बच्चा पढ़ नहीं पाता है, मुझे समझ में आता है। कोई बच्चा बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंटर है, फोटोग्राफर है, कुछ ऐसा है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल है जिसमें वो उभर कर आ रहा है और वो, लेकिन वो समाज का कितना हिस्सा होगा। मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी अल्टीमेटली एकेडमिक एक्सीलेंस से चलती है। इंजीनियर्स के बिना नहीं चलेगा, डॉक्टर्स के बिना नहीं चलेगा, वकील के बिना नहीं चलेगा, बहुत सारे और प्रोफेशन है। मैं ये सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, राइट। तो अगर बच्चा किसी पढ़ाई के बाहर के फील्ड में एक्सेल नहीं कर रहा तो कहाँ एक्सेल करे? पढ़ाई। और पढ़ाई में आप भी जानते हैं, मुझे लगता है कि पढ़ाई सबसे आसान काम है। जब तक मैं खुद एक प्रोफेशनल क्रिकेटर था और जब तक मैं पढ़ता नहीं था तो मुझे लगता था सबसे मुश्किल काम है। जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा क्रिकेट तो वो खेलना बहुत ही मुश्किल काम था इससे, राइट। पहले 3 महीने में मैंने यूनिवर्सिटी टॉप किया। सो आई थिंक, और उससे पहले कोई मान नहीं सकता था कि मैं एक यूनिवर्सिटी टॉपर हो सकता हूँ। तो आपका मतलब ये है कि अगर रियल लाइफ से बच्चे को रूबरू कराना है तो उसको कंपटीशन के अखाड़े में उसको आना ही पड़ेगा। और एक अच्छी बात ये हुई कि ये नेशनल लेवल के जो टेस्ट हैं फ्रॉम 2nd to 8th एंड देन बहुत सारे टेस्ट हैं। मैं तो सभी पेरेंट्स से आपके माध्यम से अनुरोध करूँगा कि आप मेरे से वो लिस्ट ले सकें। हाँ जी। तो मेरे ख्याल से चाहे घर का भी उसने बिज़नेस संभालना है तो MBA तो करेगा ही करेगा और उसको मैट या कैट या अन्य जो टेस्ट हैं वो देने पड़ेंगे। और ये जो स्कूल लेवल पे आज वो रीजनिंग या लॉजिकल एबिलिटी या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है या मेंटल एबिलिटी है वो सीख जाएगा तो उसके बाद शायद उसे उतना दिक्कत नहीं आएगी और शायद वो बाद में कोचिंग का पैसा भी बचा सकता है अगर स्कूल लेवल पे उसने अच्छी कोचिंग ले ली तो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि असली बात है कि बच्चे को एक्सपोजर, जिसको मैंने कहा, उसका दिमाग खुलता है, उसको समझ में आती है और अपने आप में विश्वास बढ़ता है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं कि आप जिस उद्देश्य को, शिक्षा के उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं, और पहले आप हायर एजुकेशन पर कंसंट्रेट कर रहे थे, अब स्कूल लेवल पे आपने अलग जगाई है, उसके लिए समाज की तरफ से आपका शुक्रगुजार हैं हम। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।